फर्स्ट आर्टिकल कौन सा था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आर्टिकल में देखो क्या बात करी गई है ना कि इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक तो होता है फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से रोड्स हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उसका फाउंडेशन ले डाउन करती है, फिर उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे डिजिटल, जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स आ गई, फिर रोड्स के ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसी तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अरे यार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जिसके अंदर हम एक जैसे डेटा सेट्स बनाएंगे, ठीक है, डेटा सेट्स बनाएंगे और ऑनलाइन, फिर जिसके बेसिस पे हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे यूपीआई सर्विस हमने प्रोवाइड करी, ठीक है। ये होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडिया, क्योंकि हमें पता है कि भाई इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और इंडिया की काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है इन द टर्म्स ऑफ डीपीआई में। हमारे 3 मेजर डीपीआई वाले नेटवर्क्स हैं, जैसे कि आधार है, जैसे कि एक यूपीआई है और जैसे कि एक डीपा है, ठीक है। तो ये हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है कि जिस तरीके से इंडिया ने अपना एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और उसके बेसिस पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं वो सभी को एक्सेसिबल हैं, ठीक है, सभी सिटीजन्स वगैरह को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डीपीआई के बेसिस पे हमने यूपीआई सर्विस बनाई है विच इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन, ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल अपना डीपीआई का पार्ट है वो। तो उसी तरीके से डीपीआई फ्रेमवर्क की तरह हमें एक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इकोसिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए फिर जिसके बेसिस पे जो भी एप्लीकेशन लाई जाएगी वो सभी के लिए एक्सेसिबल होगी। अब आज के टाइम पे जो एआई का यूज़ है, एआई का फॉर्मेशन, एआई का जो मेजर बिजनेस में जो यूज़ होता है वो लिमिटेड है टू सर्टेन कंपनीज, ठीक है। इसका एक कारण ये भी है कि फॉरेन, जैसे सर्टेन कंपनीज कौन से, जैसे ओपन एआई एक कंपनी है, गूगल है जैसे, ठीक है। तो उसका एक कारण ये भी है कि एआई को डेवलप करने में और एआई को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल एडवांस्ड कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो सिर्फ इन कंपनीज़ की, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास ही है। इस वजह से एआई का जो इफ़ेक्टिव यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो अभी लिमिटेड है। इसीलिए इस आर्टिकल में ये बताया है कि जिस तरीके से इंडिया ने अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और फिर उसको सबके लिए एक्सेसिबल किया है, उसी तरीके से हमें अपनी एआई पॉलिसी में भी ऐसे ही एआई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए जिसके बेसिस पे इसका जो यूज़ है वो डिसेंट्रलाइज हो सके, इसका जो यूज़ है वो इंक्लूसिव हो सके, इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड ना रहे टू सर्टेन इंडस्ट्री, टू सर्टेन कंपनीज़। और फिर उसके क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो इसमें बताए हैं। तो बेसिक आइडिया क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरीके का होगा, फिज़िकल इंफ्रा या डिजिटल इंफ्रा, 2 तरीके का होता है। फिज़िकल इंफ्रा में जैसे रोड्स हो गए, ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वाटर सिस्टम्स हैं, पावर ग्रिड्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, जैसे नेटवर्क हमने बनाया है, नेटवर्क्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे डेटा सेट्स वगैरह हो गए, तो ये सभी हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ठीक है। बेसिक समझ लिया क्या होता है। इंडिया का सक्सेसफुल डीपीआई मॉडल्स हैं, 3 हैं, आधार है, मतलब यूपीआई है, और डीपा है। डीपा यानी कि डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। तो ये 3 अपने फंडामेंटल इंडिया के डीपीआई मॉडल्स हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे आधार हमने बनाया है एज अ डीपीआई मॉडल, डीपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पार्ट है, इसको अब हम सब यूज़ कर सकते हैं। आधार ऐप को ओपन करके हम सभी उसकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। आधार को अपडेट करना हो, आधार का कुछ भी नंबर वगैरह चेंज करना हो, उसको चेक करना हो, उसका स्टेटस चेक करना हो, तो ये सब अब कोई भी कर सकता है अपने मोबाइल से। तो मतलब ये एक्सेसिबल है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि जैसे इंडिया ने अपना सक्सेसफुल DPI मॉडल्स बनाए हैं, जैसे कि आधार, UPI और डीपा, विच गिव्स इंडिविजुअल ओनरशिप्स ऑफ देयर डिजिटल फुटप्रिंट्स, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड हैं। एक मतलब सेंट्रल कंट्रोल नहीं है इस पे कि भाई सिर्फ एक ही बॉडी है, उसी का ही कंट्रोल है, वो ही मैनेज करेगी डेटा, वो ही एडिट करेगी डेटा, वो ही सब कुछ ऑन करेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने इतने इनको डिसेंट्रलाइज करा है, इतना एक्सेसिबल बनाया है लोगों के लिए कि वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से हमें DPI मॉडल फॉर AI यूज़ करना चाहिए। कोर आर्ग्यूमेंट क्या है इस आर्टिकल का कि हमें DPI वाली जो हमने अप्रोच बनाई थी, उसी तरीके से वो ही अप्रोच हमें बनानी चाहिए एक ऐसा AI इकोसिस्टम बनाने के लिए जो स्ट्रॉन्ग हो, ओपन हो, इंटरऑपरेबल हो और जो एक्सेसिबल हो टू मासेस, नॉट जस्ट एलीट कंपनीज। इंडिया ऐसा कर सकती है, ठीक है। इंडिया ऐसा सक्सेसफुल AI इकोसिस्टम बना सकती है। क्यों, कैसे कह रहे हैं हम? क्योंकि इंडिया के पास कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इंडिया के पास पहले ही DPI के तहत बनाया गया हमारे पास डेटा वॉल्यूम्स हैं, हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हैं जो ये सब बना सकते हैं, और हमारे पास इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक यूज़र बेस भी है जो डिजिटल सर्विसेज को यूज़ करना जानता है, ठीक है। तो मतलब चांसेस हैं, पूरे पोटेंशियल है कि हम उसी तरीके से DPI फ्रेमवर्क जैसे बनाया था वैसा ही हम एक AI फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं जो ओपन हो, इंटरऑपरेबल हो, एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? सबसे पहला जो इंडिया का AI मिशन है, जिसके तहत हमें इंडिया में ये भाई इंडिजिनस या फिर सेल्फ सस्टेनिंग AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, AI मॉडल्स बनाने हैं, तो इंडिया का जो AI मिशन है उसके अंदर हमें इंक्लूड करना चाहिए अफोर्डेबल कंप्यूटिंग को। क्योंकि हमने देखा था कि जो एडवांस्ड कंप्यूटर्स होते हैं, एडवांस्ड कमर्शियल कंप्यूटर्स, वो अभी सिर्फ उन लिमिटेड कंपनीज़ के एक्सेस में हैं, जिसकी वजह से उसकी रीच लिमिटेड है, ठीक है, अभी तक कंसंट्रेटेड है। देयरफॉर इसमें बोला है कि अफोर्डेबल कंप्यूटिंग करनी चाहिए, अफोर्डेबल कंप्यूटर एक्सेस हमें देना चाहिए। इस मिशन के ही अंदर हमें इसको पार्ट बना लेना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, ओपन सोर्स या ओपन वेट मॉडल्स ऑफ AI बनाना चाहिए। अब हमें ये समझना है ओपन सोर्स या ओपन वेट मॉडल्स क्या होते हैं। देखो बहुत आसान है। AI मॉडल्स जो है ना, वो दो तरीके के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एक होगा हिडन, जिसको हम बोलते हैं हिडन सोर्स होता है जिसका, एक होगा ओपन सोर्स या ओपन वेट भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। हिडन सोर्स वाला AI वो होगा जिसका जो ब्लूप्रिंट है, जो भी कोडिंग होती है, जो भी इसका वे ऑफ वर्किंग होता है, जो भी ब्लूप्रिंट है उसका, वो एक हिडन है, मतलब वो यूज़र को नहीं दिख रहा है, वो हिडन है, ठीक है। अब ये हाइड करने के लिए कुछ तो स्टोरेज सिस्टम चाहिए, तो देयरफॉर इन वाले AI में हमें माइक्रोचिप्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे हमारे पास ChatGPT है, जैसे हमारे पास क्लॉड है, ये सभी हिडन AI का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा और दूसरा सेकेंड मॉडल ऑफ AI अगर हम देखें, वो होगा ओपन सोर्स या फिर ओपन वेट AI। ये वो AI होगा जिसका जो ब्लूप्रिंट है वो एनीवेयर ऑन इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है, जो हिडन नहीं है, अवेलेबल है। अब क्योंकि हिडन नहीं है, इसको कुछ हाइड नहीं करना, देयरफॉर ये माइक्रोचिप्स की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, माइक्रोचिप्स डिपेंडेंस नहीं है। इसका एग्ज़ाम्पल है जैसे चाइना का है डीप सीक,
डीप सीक एआई है चाइना का, वो ओपन सोर्स एआई है, उसमें माइक्रोचिप्स की अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, तो इसमें बात की जा रही है कि हमें ओपन सोर्स या ओपन वेट एआई मॉडल्स को बनाना चाहिए। इसी का ही यही है कि भाई इसमें माइक्रोचिप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमें। ठीक है, तो देयरफॉर इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और क्या करें, यूनिफाइड इंटेलिजेंस इंटरफेस UII हमें बनाना चाहिए फॉर अ सीमलेस एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जिस तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम UPI लेकर आए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कि जिसने सारे बैंक्स को, अलग अलग बैंक्स को एक जगह पे लिंक कर दिया। ठीक है, किसी भी बैंक से पैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना UPI के थ्रू, तो लिंक कर दिया उसने एक सेंट्रल रिपोजिटरी में या फिर एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम में। इसी तरीके से AI के लिए यूनिफाइड इंटेलिजेंस इंटरफेस होना चाहिए, जो कि हम AI फिर किसी भी कंपनी का AI यूज़ करें, वो सभी AI का डेटा एक जगह स्टोर हो, वो सभी इंटरऑपरेबल हो। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज़ करो भाई, इसमें इन्वेस्ट करो, मल्टीलिंगुअल AI डेवलपमेंट करो अलग अलग लैंग्वेजेस में इंडिया की। ठीक है, तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कि अफोर्डेबल कंप्यूटिंग अंडर इंडिया AI मिशन, ओपन सोर्स या ओपन वेट AI फाउंडेशनल मॉडल्स डेवलप करो, उनको प्रमोट करो, यूनिफाइड इंटेलिजेंस इंटरफेस UII बनाओ फॉर सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनकरेज करो एंड AI डेवलपमेंट करो मल्टीलिंगुअल वाली। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा, अब ओवरऑल आर्टिकल के बारे में बात करें, ओवरऑल आर्टिकल है लेवरेजिंग DPI फॉर AI। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम ऐसा AI बना लेंगे, ऐसा AI का इकोसिस्टम बना लेंगे विच इज़ एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, ओपन। ठीक है, तो उसे हम खुद का AI बना सकते हैं, तो इससे सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी, हमें दूसरी कंपनीज, दूसरी फॉरेन कंपनीज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, सभी के पास होगा, अफोर्डेबल होगा, तो लोअर कॉस्ट रहेगी इसकी। इससे फिर हम अलग अलग चीज़ों में AI को यूज़ कर सकते हैं, देयरफॉर इनोवेशन बढ़ेगी एंड देयरफॉर हम उसको फिर बाद में एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं हेल्थ में, जैसे कोई भी एडवाइस लेनी है या फिर कोई भी जैसे चेक करना है कि भाई ये वाली डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, या फिर इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए हमें क्या खाना चाहिए। इस तरीके से एग्रीकल्चर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, वेदर प्रेडिक्शन वगैरह में। तो ओबियसली ये सब इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, क्यों नहीं हम बना पा रहे हैं ऐसा डिजिटल एक तरीके का AI इकोसिस्टम, ऐसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं। AI है भाई, हमें पता है एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स है, इतने कंप्यूटर्स हमारे पास नहीं है, इतनी एनर्जी हमारे पास अभी इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। पहला चैलेंज तो ये है। दूसरा डेटा प्राइवेसी इशू है, जिस ओबियसली AI जहाँ पे बात आ जाती है AI की, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, वहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं एंड लैक ऑफ एथिकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स। मतलब अभी इतना अपना जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स है वो एथिकल एंगल उनका भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि भाई अगर AI को यूज़ किया जाएगा तो वो गलत पर्पस के लिए भी तो किया जा सकता है ना। वो सिटीजन्स को सर्विलियंस रखने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को उस पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, गलत तरीके से भी उसका यूज़ हो सकता है, तो ये सब यूज़ के पोटेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला आई होप अच्छे से क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये जैसे GS3 में यूज़ हो सकता है ना, आराम से, तो इम्पोर्टेंट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा आर्टिकल अगर हम देखें तो वो है शक्ति के रिगार्डिंग है। देखो इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल। हमें पता है कि भाई सागर इनिशिएटिव है, जैसे इनिशिएटिव्स नहीं है ये, जैसे ये एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, ये एक आइडिया है, ये एक अप्रोच है इंडिया की कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस तरीके से है ना। उसी तरीके से अब हमारे पास एक शक्ति इंडिया ने प्रपोज किया है अपने जो डिफेंस मिनिस्टर वो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर,
सर उन्होंने प्रपोज़ किया है ये यूएन के प्लेटफॉर्म पे कि भाई हमारा ये गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, ग्लोबल गवर्नेंस। तो जो शक्ति एक्ट है इसकी क्या फुल फॉर्म है? एक्ट नहीं है, सॉरी, गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो ये इम्पोर्टेंट है फॉर GS2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है ये, एंड फुल फॉर्म की क्या है? सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, इम्पोर्टेंट फॉर GS2 एज वेल एज फॉर PSIR, राइट। तो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जो एस जयशंकर, उन्होंने बताया, उन्होंने प्रपोज करा है ये शक्ति फ्रेमवर्क एट द UN हेडक्वार्टर। UN में क्या कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम नॉन परमानेंट सीट चाहते हैं ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया इज सीकिंग अ नॉन परमानेंट सीट फॉर दिस सेशन 2028 to 2029, ठीक है। इस वजह से हमने अपने बारे में कुछ बोला भाई कि हमारा ये गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, हम सबके हित में बात करते हैं, हम डोमिनेंस अचीव नहीं करना चाहते, हम होलिस्टिक एडवांसमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहते हैं। की फोकस एरिया द मैरीटाइम गवर्नेंस फ्रेमवर्क, मतलब इस आर्टिकल में क्या कहा गया था कि हमारा जो मैरीटाइम गवर्निंग फ्रेमवर्क होगा वो प्राइमरली फोकस ऑन द बे ऑफ बंगाल, ये वाला जो हमारा गवर्निंग फ्रेमवर्क है ये मेजरली बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन वाले रीजन पे है। उन एरियाज़ की कंट्रीज़ को हम बता देना चाहते हैं कि हमारा जो इरादा है वो डोमिनेशन का नहीं है, हमारा इरादा है कलेक्टिव ग्रोथ का, होलिस्टिक डेवलपमेंट का, कंसेंसस बिल्डिंग का, ठीक है। जिस तरीके से हम कोऑपरेट करते हैं फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑपरेशन दोस्त था, ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन थे, ऑपरेशन ब्रह्मा है जैसे, और हादर इनिशिएटिव है जैसे। तो इस तरीके की हमारी ये वाली भी एक गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस मैरीटाइम विजन आया है। इट कॉम्प्लीमेंट्स इंडियाज़ पहले जो हमने बताया था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और म्यूचुअल एंड, यहाँ पे भी हमने कुछ जोड़ा है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, फिर सिक्योरिटी एंड ये वाला ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, एक्टिव पॉलिसी वगैरह। तो इन सभी की ही सिनर्जी में मिलता जुलता हमारा ये शक्ति फ्रेमवर्क आया है। समझ आ गया? तो पहला आर्टिकल समझ आ गया, DPI एंड AI, एंड देन शक्ति फ्रेमवर्क समझ आया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात चल रही थी अभी रिसेंटली जो, एक सेकेंड, हाँ, अभी रिसेंटली जो वो हुआ है ना, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। तो उसी के ही कॉन्टेक्स्ट में हमारे PM ने बोल दिया था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, जो भी ये पब्लिक एग्जामिनेशन जो भी लीक होते हैं उनकी स्पेसिफिक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, ताकि ये जो प्रोसेस है ये स्पीडली सॉल्व हो जाए। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया है कि हम ऐसा अनाउंस तो कर दिया है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो बनाएंगे, ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं और जो एग्जिस्टिंग जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर्ट्स वगैरह, उन्हीं के साथ हम मतलब ये कोर्ट्स बनाएंगे, कोई एडिशनल कुछ वो नहीं करेंगे, इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे, जो कि एक क्रिटिक है इन दिस आर्टिकल कि भाई रियल प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी कि जस्ट आप बर्डन शिफ्टिंग कर रहे हो कि पहले यहाँ पे वो पेंडेंसी ऑफ केसेस थी, अब वो दूसरे कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े रहेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का फ़ायदा नहीं है। आप जजेस के नंबर को इंक्रीज़ करो, न्यू रिक्रूटमेंट्स करो, आप वैकेंसीज़ को फिल करो, ठीक है, आप डिजिटलाइज करो ताकि फास्ट ट्रैक करने के लिए, ठीक है, आप नए जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, तब जाके ये प्रॉब्लम हमारी एक्चुअली में सॉल्व हो सकती है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन जाएंगे भाई, ऑब्वियसली स्पीडी ट्रायल इंश्योर होगा, तो आर्टिकल 21 इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये वाले जो वो होते हैं केसेस होते हैं, जैसे आर्टिकल 14 में है ना कि हम एक स्पेशल पर्टिकुलर उनके साथ एक क्या होता है वो स्पेशल कैटेगराइजेशन कर सकते हैं,
ठीक है, वो इक्वालिटी के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो रीज़नेबल क्लासिफिकेशन इसमें अलाउड होती है। तो ये आर्टिकल 14 से भी कहीं ना कहीं लिंक है और इसका फ़ायदा आर्टिकल 21 से लिंक है। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं भाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो बना दोगे बट इट विल सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूट पेंडेंसी विदाउट रिड्यूसिंग द बैकलॉग्स। जुडिशल वैकेंसीज़ हैं तब तक वो नहीं हो सकता। और फोरेंसिक लैब्स हमारे पास नहीं हैं तो उनकी क्वालिटी मतलब वो नहीं है, इम्प्रूव नहीं है, जैसे श्योरिटी के साथ कि भाई वो कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके फास्ट ट्रैक कर सके इस प्रोसेस को। तो ये चैलेंजेस हैं, इन पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि जजेस स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, फोरेंसिक को मॉडर्नाइज करो, टेक अपग्रेडेशन करो, बैलेंसिंग स्पीड विद प्रोसीजरल फेयरनेस। एक इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि जस्ट स्पीड अप करने से नहीं है कि भाई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। स्पीड को बैलेंस करके चलना होगा विद प्रोसीजरल फेयरनेस के साथ, ठीक है। एक अच्छा आर्टिकल था ये GS2 पर्सपेक्टिव से, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। नाउ अब ये न्यूज़ है रिगार्डिंग द इबोला आउटब्रेक हुआ है DRC में। DRC हमें पता है अफ्रीका की अफ्रीकन सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे लार्जेस्ट है, बिगेस्ट कंट्री है एंड वो 9 अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हैं उसकी लोकेशन के बारे में, क्योंकि लोकेशन इन न्यूज़ से भी क्वेश्चन आ सकता है मतलब इसमें। तो इबोला क्या है, इबोला एक फ़ीवर है भाई, ठीक है। एक ऐसा फ़ीवर है जिसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा फैटेलिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि ब्लड से रिलेटेड है ये, तो देयरफॉर इसका स्प्रेड भी ऐसे ही होता है कि अगर फ्लूइड से जो भी बॉडी फ्लूइड होते हैं अगर उससे इंटरेक्शन हो जाए या फिर ब्लड से अगर कांटेक्ट हो जाए जैसे निडल वगैरह से, तो वैसे ही स्प्रेड होता है। इबोला आउटब्रेक इन DRC ये न्यूज़ है। डिजीज़ कैसी है ये, इट इज़ अ वाइटल हेमोरेजिक फीवर है, मतलब रिगार्डिंग टू ब्लड है एंड दैट डैमेजेस द वेस्कुलर सिस्टम और ब्लड वेसल। इट हैज़ अ हाई फेटेलिटी रेट। ट्रांसमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप आ गए हो इन्फेक्टेड ब्लड के, बॉडी फ्लूइड के या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के, तब ये फैलता है। प्रिवेंशन करने के लिए वही बेसिक है, ये क्या करें, अर्ली डिटेक्शन करो, उस पर्सन को थोड़ा आइसोलेट करो दूसरों से, है ना, ताकि स्प्रेड ना हो। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करो, वैक्सीनेशन करो। DRC की थोड़ी सी ज्योग्राफी देख लेते हैं क्योंकि ये लोकेशन स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका लार्जेस्ट कंट्री है ये, 9 नेशन को बॉर्डर करती है। कॉन्गो रिवर यहाँ पे है, ठीक है। DRC में कॉन्गो रिवर जो है वो फ्लो करती है। कॉन्गो रिवर अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। नाइल है जैसे फर्स्ट पे, फिर ये सेकेंड लॉन्गेस्ट आ गई कॉन्गो। एंड जो इस रिवर का जो बेसिन है, जैसे ये रिवर है, उस रिवर का जो ये बेसिन है, ये कॉन्गो रिवर का बेसिन बहुत फर्टाइल है। ये सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में जो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, उसकी पॉपुलेशन यहाँ है, ठीक है। फर्स्ट कहाँ है, ऑब्वियसली वो है ना ये अमेज़न फॉरेस्ट अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है। तो कॉन्गो ऐसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इबोला आउटब्रेक इन DRC डन। नाउ ILO कन्वेंशन 193 वेरी इम्पोर्टेंट अगेन फ्रॉम GS2 पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, GS3 पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है कि जो गिग और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग फर्स्ट इंटरनेशनली बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग ट्रीटी आई है। ILO कन्वेंशन हुई थी 193 तो ये फर्स्ट इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए है ये। एंड इसकी प्रोविज़न क्या है, इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ राइट्स सिक्योर करे गए होंगे गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के। इसमें उनके मिनिमम लेबर राइट्स सिक्योर करे गए हैं, जैसे कि तो इसमें कौन कौन से राइट्स इंश्योर किए गए हैं गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, जैसे राइट ऑफ फेयर रिम्यूनरेशन, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के राइट्स हैं एंड सोशल सिक्योरिटी के राइट्स हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट ऑफ एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी, राइट ऑफ एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे गिग वर्कर्स है, जैसे ये है उबर वाले हैं, है ना, उबर है और जोमेटो है,
तो जैसे फ़ोन में ना डिवाइस में क्या सिस्टम होता है, अगर आप किसी भी एक उसे जैसे ऊबर से आपने बुक कर लिया है राइड, तो नेक्स्ट जो आपकी रिकमेंडेशंस आएंगी वो ऊबर वाली ही आएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो दूसरी कंपनीज़ होती हैं जैसे दूसरी और कोई भी कैब वाली कंपनी रैपिडो वगैरह, उनको इक्वल चांसेस नहीं मिलते फिर टू कम्पीट। तो ये है ये राइट ऑफ एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी कि सबके लिए इक्वल होने चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो इन सभी राइट्स के बारे में बात करी गई है इस ILO कन्वेंशन 193 में। इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने अभी अब्सटेन करा है फ्रॉम वोटिंग कि भाई हम अभी वोट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया सबसे पहले अपने जो उसके डोमेस्टिक लॉ बने हुए हैं रिगार्डिंग द सोशल सिक्योरिटी, जैसे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, उसको पहले अलाइन करना चाहते हैं, उसको पहले अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहता है, उसके गोल्स को फुलफ़िल करना चाहता है बिफोर एक्सेप्टिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी है ना। इकोनॉमिक कंसर्न भी हैं इसके कुछ कि मतलब हमारे पोजीशन है ये कि हमने ऐसा क्यों किया है, हमने अब्सटेन क्यों किया है। एक तो ये वाला रीज़न है डोमेस्टिक लॉज वाला, और एक ये वाला रीज़न है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो उससे बर्डन क्रिएट हो जाता है ग्रोइंग स्टार्टअप्स पे, है ना, MSMEs वगैरह पे, कि उन पे ओवर रेगुलेशन हो जाती है रिगार्डिंग द लेबर प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो ये कुछ एक इकोनॉमिक कंसर्न भी है, ठीक है। और ये जस्ट थोड़ा डेटा फैक्ट है कि नीति आयोग ने प्रेडिक्ट करा है कि इंडिया में 2.35 करोड़ गिग वर्कर्स हो जाएंगे बाय 2030, यानी कहने का मतलब इंडिया मस्ट टेक कुछ स्टेप्स, मस्ट टेक सीरियस स्टेप्स रिगार्डिंग द गिग वर्कर्स के डायरेक्शंस के, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आया हुआ था PM केयर्स फंड, लास्ट आर्टिकल है ये आज का। PM केयर्स फंड, देखो ये वाला जो फंड है ना PM केयर फंड, ये कोविड-19 के टाइम पे बनाया गया था। इस फंड का जो एक्स ऑफिशियल जो चेयरमैन है वो है PM है, और इसके अलावा इसके कुछ ट्रस्टीज़ भी हैं जैसे कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और एक है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ये तीनों इसके ये है ट्रस्टीज़ हैं। ये एक वॉलंटरी फंड है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पैसा डोनेट कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ये अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है कि सरकार ने ये बोला है कि ये वाला जो फंड है ये कोई एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है कोई भी, ठीक है, जिस पे कैग की जुरिस्डिक्शन लाई करे कि भी कैग उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है ना पब्लिक अथॉरिटी के फंक्शंस को। तो सरकार ने बोला है भाई दिस फंड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, दस जो कैग की इन्वेस्टिगेशन है या फिर जो भी उनकी स्क्रूटनी होती है वो इस पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। यानी यहाँ का पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे जाएगा, कैग को जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा सरकार बोल रही है। तो ये कब बना था? 2020 में बना था, ड्यूरिंग जब फर्स्ट कोविड वेव आई थी। इसमें PM एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होता है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम एंड फाइनेंस, ये एक्स ऑफिशियल ट्रस्टीज़ होते हैं। फंड का नेचर कैसा है? वॉलंटरी होता है ये, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन। रिसीव नो बजटरी सपोर्ट फ्रॉम CFI, हाँ एक ये है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से पैसा इसमें आएगा, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ने कोई बजट पास करके उसमें एलोकेट कर दिया कि हम PM केयर फंड में इतना पैसा डालेंगे, ऐसा नहीं होगा, बजटरी सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पे कंट्रोवर्सी राइज होती है कि गवर्नमेंट ने ये क्लेम करा है दैट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2H ऑफ RTI एक्ट, मीनिंग इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑडिट बाय कैग, ठीक है। ये RTI भी अप्लाई नहीं होगा इस पर, और कैग की स्क्रूटनी भी अप्लाई नहीं होगी। जबकि अगर हम कंपेयर करें, ये वाला फ़ंड अलग है, इसके अलावा जैसे NDRF फंड है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, ये सारे जो फंड्स होते हैं ये पब्लिक अकाउंट का पार्ट होते हैं, एंड ये कैग की इस पर ऑडिटिंग अलाउड होती है, बट PM केयर्स पे नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और NDRF एक स्टैट्यूटरी फंड भी है, के थ्रू लाया गया था।
तो बस ये आर्टिकल्स थे आज के, सारे हमने कवर कर लिए हैं अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट अगस्त को टू कंटिन्यू आर द सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।